हेलो एंड फखर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, न्यूज़ है जिसके ऊपर बात करनी है। एक तो स्टेट डिपार्टमेंट का एक स्टेटमेंट आया है हिंदुस्तान के हवाले से, नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि यूएस और इंडिया शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप ऑन प्लैनेट। यानी इससे बड़ी कोई बायलैटरल रिलेशनशिप अमेरिका की और शायद इंडिया की भी किसी और के साथ नहीं है। ये ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आया है मोदी साहब के विजिट के बाद। यानी अभी उस दौरे को भी तकरीबन 10 से 12 या 15 दिन हो चुके हैं। ये स्टेटमेंट है, इस हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बड़ी हम बात सुनते हैं। यूएन के आर्टिकल्स भी उसके ऊपर मौजूद है कि भाई आप किसी की जुबानबंदी नहीं कर सकते, किसी को कुछ बोलने से रोक नहीं सकते। लेकिन अभी इंडिया ने काफी क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि मिस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हो रहा है। जो यूके और कनाडा में जो हाई कमीशन हैं इंडिया के, वहां पे जो कुछ देखने को मिला खालिस्तान मूवमेंट के नाम पे या जो भी आप कह सकते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे या स्पीच के। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी साहब का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट आ रहा है नेक्स्ट वीक में, और फ्रांस का विजिट वो कर रहे हैं और वहां पे भी एज ए स्टेट गेस्ट जो है उनको बुलाया गया। वहां पे क्या डेवलपमेंट हो सकती है? कैमरॉन के साथ उनकी अभी G7 समिट जब हुई, वहां पे भी मुलाकात उनकी रही और वैसे भी उनकी काफी इंटरेक्शन रहती है। क्या हो सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया, गोवा के खूबसूरत शहर से। मिश्रा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और आपको भी पखार रागले जी, आया नू, नमस्ते और वेलकम, गुड आफ्टरनून टू ऑल। अच्छा मिश्रा साहब, एक चीज तो ये जो अमेरिका विजिट को आपके साथ भी हमने शो किया, सबने हर मीडिया ने उसको कवर किया, यकीनन किसी ने भी उसको नहीं छोड़ा। इवन पाकिस्तानी मीडिया में बहुत उसका चर्चा हुआ, बहुत बात हुई। ये वाली बात करना कि प्लेनेट के ऊपर यानी जमीन के ऊपर 200 या 205 कंट्रीज हैं और अमेरिका के यकीनन ताल्लुकात और दुनिया से भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कि ऐसा बायलैटरल रिलेशनशिप जमीन के ऊपर वो सिर्फ इंडिया के साथ है, और मोदी साहब एक बड़े इफेक्टिव और डेमोक्रेटिक लीडर है। क्या समझ रहे? थोड़ा सा आपका टेक इस चीज पे चाहूंगा, हालांकि दौरे को खत्म हुए हुए 10-12-15 दिन होने को है। ठीक कह रहे हैं वो, उनके जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर फॉर इंडो पैसिफिक, कर्ट कैम्पबेल का स्टेटमेंट है जी। तो देखिए, ऐसा है कि अमेरिका एज अ पावर, एज अ स्टेट की इंसानों का ही अब बात, इंसानों की दृष्टि से देखिए कि इतनी जदीद पावरफुल कंट्री आज तक, इससे पहले बहुत एम्पायर देखे गए, लेकिन इतना पावरफुल जो अमेरिकन एम्पायर है वो आज तक किसी ने नहीं देखा ह्यूमन हिस्ट्री में। ये तो सच बात है, ठीक है ना। मतलब आप मिलिट्री पावर की बात कर ले, मतलब जैसे इंडिया बहुत समय तक एक इकोनॉमिक पावर रहा, एक फिलोसफी का स्पिरिचुअल पावर रहा, फिलोसफिकल पावर रहा, बट मिलिट्री पावर तो इंडिया नहीं बन पाया। और उसके बाद आप देखें कि अगर आप दूसरा मिलिट्री पावर अगर किसी का होता है तो टर्क्स हो जाता है, सेंट्रल एशियंस हो जाता है। उन्होंने दुनिया को ऊपर मिलिट्री पावर जबरदस्त अपना लोहा मनवाया उन्होंने, लेकिन वो कभी इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाए, कभी स्पिरिचुअल पावर या नॉलेज सेंटर का पावर। बिल्कुल ठीक। ये इंसानी इतिहास का अमेरिका पहला ऐसा कोलैबोरेशन है या एक समझ लीजिए अटेम्प्ट है इंसानों का, जिसने इकोनॉमिक, नॉलेज, मिलिट्री, आप जितने तरीके की डिमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं वो नंबर 1 है अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं। भाई नासा का प्रोग्राम आज आप सोचिए, आप वो चांद, वो मून तक जा चुके हैं, वो मार्स हैं, रोवर उनके उतर चुके हैं, मार्स पे उनकी गाड़ियां घूम रही हैं। हमारी आपकी गाड़ियां जरा सा मोहल्ले में घूम जाए बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यहाँ से बैठ के रिमोट से चला रहे हैं, आप सोचिए। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। ये इंसानी, इसको अमेरिका जो है वो इंसानी अचीवमेंट की मिसाल है, इसको तो मानना पड़ेगा। जैसे शुरू हुआ क्या हुआ एक अलग चीज है, लेकिन अमेरिकन का मतलब पाकिस्तानी सक्सेसफुल, अमेरिकन का मतलब इंडियन सक्सेसफुल, अमेरिकन का मतलब युगांडन, यूरोपियन सब सक्सेसफुल। हालांकि उनकी सोसाइटी में एक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट वाली जो हिंट है वो दिखती है, बट हर सोसाइटी में होगा, उसका कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखें कि इंडिया इज थ्राइविंग वर्ल्ड पावर, ठीक है ना।
तो अमेरिकन वर्ल्ड पावर आप तभी, जो अमेरिका ने आज स्टेटस हासिल किया है, वो उसको तभी मेंटेन कर पाएंगे जब उनके साथ लोग जुड़े। क्योंकि अमेरिका ने अभी तक ये जो पावर गेन किया है, इसके साथ ज्यादातर लोगों को एलियनेट कर दिया जब से उन्होंने 1945 के पास ये पावर बनाई। वो इसको सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाए अपनी पावर। उन्होंने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया, अपनी इवन डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए भी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया। जैसे सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर का यूज किया इस्लाम फैलाने के लिए, इन्होंने मिलिट्री पावर का वो यूज किया डेमोक्रेसी फैलाने के लिए। कभी इराक में सद्दाम को उड़ा दिया, कभी ताइवान, कभी लीबिया में घुस गए, कभी लीबिया में घुस गए, हर जगह घुस के इन्होंने डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश की। बट हुआ ये कि डेमोक्रेसी तो नहीं आई, एंटी अमेरिकनिज्म कूट कूट के भर गया लोगों के। ठीक है ना। तो अब इनके लिए ये जरूरी है कि भाई अगर ये एक फ्री सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो रूसों ने कहा था आज से 17वीं 18वीं शताब्दी में कि अगर तुम इंटरनल फ्री सोसाइटी रखना चाहते हो, इंटरनल अपने लोगों को फ्री रखना चाहते हो, तो उसकी प्रोटेक्शन तुम्हें एक्सटर्नल करनी पड़ती है। अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि जो ऐसी ताकतें हो जो ये फ्रीडम ले जाना चाहती है, उससे तुम सक्षमता से लड़ सको। तो अमेरिका को ये समझ में आ गया, उन्होंने आलम इस्लाम को अपना दुश्मन बनाया। ठीक है, पेट्रोल के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे उन्होंने वहां पे गेम्स खेले, जो भी खेले। उसका ये है कि आज आलम इस्लाम में कोई उनको पसंद नहीं करता। अलकायदा का जो वो था, क्या नाम है उसका, वो ओसामा, उसकी पूरी लड़ाई खाली इस बात से थी कि सऊदी अरेबिया की पवित्र भूमि पे अमेरिकन सोल्जर्स क्या कर। हाँ बिल्कुल, तो अब अगर अमेरिका को फ्री सोसाइटी का कोई केयर टेकर चाहिए या उसको एक्सटेंड करने वाला चाहिए, तो वो बात सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। क्योंकि इंडिया वही है जो अमेरिका की वैल्यू सिस्टम है, वो हमारी वैल्यू सिस्टम है। लेकिन इंडिया की लीडरशिप दुनिया मानने को तैयार है। जैसे आप देख ले, पूरा अरब वर्ल्ड इंडिया को अपना लीडर मानता है। एकदम उन्होंने जैसे हमसे कई लोग कहते हैं कि भाई इंडिया का तो इस्लाम से वो लड़ाई चलती है, ऐसा नहीं है। इंडिया इज एट पीस विद द इस्लाम, क्योंकि अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया से एट पीस है। वो तो हाईएस्ट अवार्ड दे रहे हैं। उन्होंने तो मोदी जी को बुलाकर, क्योंकि मोदी एक हिंदू नेशनलिस्ट अगर हम मान लें, बिल्कुल ठीक है, हिंदू नेशनलिस्ट को कह रहे हैं भाई हमारी तुम्हारी कोई नहीं बनती, तुम अपने घर वालों को देख लो। तो इंडिया इज एट पीस विद द इस्लाम। इंडिया की प्रॉब्लम पाकिस्तान से है, वो कभी इस्लाम और इंडिया की प्रॉब्लम नहीं देखी जाती, वो किसी और वजह से है, वो किसी और रिलीजन से मैंने नहीं ख्याल कि उसका कोई भी ताल्लुक है। एग्जैक्टली। तो ये जो हुआ, अभी आप देखें, जो इजिप्ट गए तो वहां पे जो अल अजहर यूनिवर्सिटी के जो शेख थे वो आए मिलने, ये बहुत बड़ा मैसेज दिया गया। इसके पहले वेटिकन मिलने गए थे मोदी जी 2 साल पहले, अगर आपको याद होगा, वेटिकन में पोप से उनकी स्पेशल मुलाकात करवाई वेटिकन सिटी में। यस। तो इसका मतलब है कि क्रिश्चियनिटी एज वेल एज इस्लाम इज एट पीस विद द इंडिया। उनको ना तो उनकी कोई टेरिटोरियल एम्बिशन है, और इंडिया वो भी कह रहा है कि भाई हमारी भी कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, बल्कि वो कह रहा है हम इंडिया की लीडरशिप मानते हैं। तो अब इंडिया जो है फ्री सोसाइटी को जो एक्सपैंड करना है, फ्री सोसाइटी के जो वैल्यू सिस्टम को बढ़ाना है, उसका काम अमेरिका नहीं कर पाएगा। अमेरिका के पास वो वैल्यू सिस्टम तो है, बट इट इज अनेबल टू सेल इट। जैसे आपके पास सामान तो आप बेच नहीं पाते। बिल्कुल ठीक। और इंडिया उस सामान को बेचने का गट्स रखता है, क्योंकि वो किसी को खतरे में नहीं। विद इंडिया यू नेवर फील एट थ्रेट कि हमारी आइडेंटिटी को थ्रेट है। इंडियंस जहां जाते हैं दे आर नेवर एट थ्रेट। जैसे आप देख ले, यूएई में 10 to 12% इंडियंस है, लेकिन उनको कभी थ्रेट नहीं होता। यूएस में इंडियंस है, उनको थ्रेट नहीं होता, रादर दे कंट्रीब्यूट। सो ये जो वजह है ना कि फ्री सोसाइटी, ह्यूमन फ्रीडम, ह्यूमन लिबर्टी, ह्यूमन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब को अगर आपको प्रोटेक्ट रखना है, तो जो इनमिकल फोर्सेस हैं, जो इंसानों को गुलाम बनाना चाहती हैं, जो इंसानों से उनकी सोचने की हद ले लेना चाहती है, जैसे कम्युनिज्म है। अब चाइना में आप देख लें, वो तो इंसानों को सोचने की, अब अगर वो डेमोक्रेसी चाहते हो, कहते हैं नहीं, एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। बिल्कुल। जब आप लोगों के दिमाग पे बैठ जाते हो, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि अमेरिका को ये पता है कि अगर अमेरिकन वैल्यूज को, जो उनकी रेनेसा की वैल्यू है, बेसिकली वो यूरोपियन वैल्यूज हैं, उसको अगर एक्सटेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसका एक्सपेंशन करना है, तो इंडिया ही कर सकता है। और इंडिया के अंदर ही वो क्षमता है कि लोग उसकी लीडरशिप लेने को तैयार हैं। यूरोप उनकी लीडरशिप को लेने को तैयार है, अरब तैयार है, अफ्रीकन तैयार है, इवन जो है नॉर्थ अमेरिका में जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, ब्राजील और ये सब हो गए, वो सब इंडिया से अब इंडिया को अपना लीडर मानने को तैयार हैं। सो दैट्स द रीजन। It's for humanity. It's not for India and America. It's for the betterment of the humanity, science and technology, love, peace. This is why it's the most consequential relationship on planet
प्रेजेंटली। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि जो विजिट में हमने देखा वहां पे भी अभी तक उसके ऊपर बात सुनने को मिलती है, और लोग इवन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बात करते हैं, कहते हैं देखिए मोदी साहब वहां पे गए थे तो किस तरीके से उनको लिया गया और जो इम्पोर्टेंस मिली, यकीनन बहुत ऑनर की बात होती है। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि यार सुपर पावर है आज भी अमेरिका, अभी तक किसी ने टेक ओवर उसको नहीं किया ऑफिशियली, किसी ने अभी तक। ठीक है, रशिया ने भी कोशिश की, अब यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत पीछे रह गया। चाइना जो है अपनी इकोनॉमी की वजह से अब काफी नीचे आ गया, तो नहीं लगता कि इस वक्त उनको टेक ओवर किया जा सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज अभी खालिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ मतलब बातें चल रही हैं, कभी कभी आती हैं कुछ 3 महीने 6 महीने साल बाद, कभी 2 साल बाद कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है। अभी काफी एक सख्त किस्म का स्टांस लिया है हिंदुस्तान ने, और मेरा ख्याल बनता है, और वो ये है कि उनकी एम्बेसीज के हवाले से उन्होंने कहा कि यूके में जो कुछ हुआ या कनाडा में कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, वो कहते हैं कि ये मिस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। जिस तरह फ्लैग वो हमने लास्ट ईयर देखा था कि वो किया गया, या अभी जिस तरीके से सारा कुछ हुआ, तो कितना प्रेशर डाल सकता है यूके के ऊपर हिंदुस्तान और कनाडा के ऊपर? बहरहाल इस वक्त उनकी इकोनॉमीज या उनका जो पावर है वो उस तरह का नहीं है जो पहले इन कंट्रीज का हुआ करता था। उसके मुकाबले में इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा बड़ी इकोनॉमी रखता है, ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके इंडिकेटर्स बहुत हाई हैं और उनसे बहुत आगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 6 महीने या 1 साल पहले पाकिस्तान में एक फ्रांस के सफीर को हटाने के लिए, उनके जो उच्चायुक्त थे उनको हटाने के लिए पूरी मूवमेंट चली, ठीक है। बेशक, तो वो मूवमेंट को वेस्ट ने कहा कि ये तो टेररिस्ट मूवमेंट है, क्योंकि हमारे सफीर को आप हटाना चाहते हो। क्या वो पाकिस्तान के लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था? ठीक, राइट। मतलब आपके अगेंस्ट में हो तो वो टेररिज्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है ना। वही सेम डिमांड थी ना। क्या था कि लोग कह रहे थे कि फ्रांस के सफीर को भेजो यहाँ, एक्सपेल फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल आपकी सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी पुस्तक की जो है उसकी चार्ली हेब्डो में मजाक उड़ाया है। यही था ना मेन मैटर। एग्जैक्टली यही। अब खालिस्तान का फैक्ट क्या है? वो खालिस्तान के जो अभी ये कुछ जो प्रदर्शनकारी गुंडे थे, इन्होंने जो है इंडियन एम्बेसी के स्टाफ का नाम, इंक्लूडिंग द एम्बेसडर एंड द काउंसुलेट, नाम लहरा करके बोला कि हम इनको सबक सिखाएंगे। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हुआ, क्या अंतर है? उसमें तो आपने पाकिस्तान को धमकी दे दी कि हम तुम्हारा जीएसपी स्टेटस ले लेंगे, हम तुमको समझाएंगे। आपने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है। ईयू ने एक रिजोल्यूशन पाला था, बिल्कुल पास किया था, जो कि 0 मतलब उसके अपोजिशन में वोटिंग हुआ या एक वोटिंग अपोजिशन में हुआ, बाकी वो रिसाउंडिंग उसको अप्रिसिएशन मिली। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान करे अगर अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए मुजाहिरा करे तो वो भाई हो गया टेररिज्म। लेकिन जो खालिस्तान के लोग इंडिया के अगेंस्ट में करें तो वो हो गया भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई डबल स्टैंडर्ड की इंतहा है, दोनों का सेम फैक्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी सी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप अपनी बात बिल्कुल वही से शुरू करें, लेकिन एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है और वो ये है, पाकिस्तान में भी तकरीबन सारी यूरोपियन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, यूके की है, अमेरिका की है, आपके हिंदुस्तान में भी यकीनन, शायद कुछ पाकिस्तान में ना हो लेकिन मेरा ख्याल न्यू दिल्ली में एम्बेसी सबके ऑफिस होंगे। मैं कहता हूं कि एक वैसे ही कोई एक सिंगल छोटा सा पत्थर लेके तो फेंक के दिखा दे वहां पे, एग्जैक्टली यूके, कनाडा, किसी की एम्बेसी में। मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े खराब होंगे लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि हाई कमीशन में वहां कोई जाके और कुछ गड़बड़ कर सके, या यहाँ हिंदुस्तान में। लेकिन अगर वैसे ही मैं कहता हूं एक छोटा सा पत्थर कोई फेंक दे और फिर रिपोर्टिंग देख लें इनके इंटरनेशनल मीडिया जो भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, और फिर इनकी चीखो पुकार देख ले और फिर इनकी बातें सुन ले कि वो क्या क्या अलकाबात से हमें और आपको याद करेंगे, कि मतलब जो इनके दिल और जुबान पे आएगा वो हमें ये बोलेंगे। आप देखिए कनाडा, ये जो खालिस्तानी है, इन्होंने एक भाई विमान था कनिष्का 1980-90 के दशक में उड़ा दिया था इसको। भाई इनकी हिस्ट्री है टेररिज्म। इंडियन फ्लाइट को कनाडा से उड़ी पंजाब आने के लिए, उसके पूरे 350 पैसेंजर को उड़ा चुके, जब उनकी हिस्ट्री है। मैं कह रहा हूं कि आप ये खालिस्तानी कोई नॉर्मल लोग तो नहीं है, ये तो गुंडे हैं एकदम से। ये भाई दहशत गर्दी जो है, ये लोगों को टारगेटेड किलिंग करना, मारना, डराना, धमकाना, यही करते हैं। ये इनोसेंट लोगों को आप डराएंगे धमकाएंगे तो यही है इसकी डेफिनेशन जो अभी तक मुझे समझ आई है। एक्सप्रेशन है, ये यूरोप के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है।
आप सोचिए जरा ये मेंटल जो इनका डिरेंजमेंट है कि भाई ऐसे तो कल को मैं किसी को कहूं कि जाके उसको मार दो और फिर पुलिस मुझे आए कि यार तुमने उसको उकसाया, तो मैं कहूं नहीं, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बिल्कुल तुम हमको नहीं पकड़ बिल्कुल सकते। सही, बिल्कुल भाई सही। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और अबेटमेंट, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये भी चीजें होती है ना। तो वो तो इंसाइटमेंट है। मान लीजिए कल को कोई संखी आदमी उसमें से निकले और वो जाकर के हमारे जो उच्चायुक्त हैं या जो सफीर हैं उनके ऊपर वो आक्रमण कर दे, हमला कर दे, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये तो उकसा रहे हैं ना, ये दिस इज एन इंसाइटमेंट टू क्राइम, दिस कैन नॉट बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या है फ्रीडम? आप ऐसा क्या ले रहे हो? आप भाई पोलाइटली करो, आप तो करते हो, इवन इंडिया में होते हैं भाई। प्रोटेस्ट आपका राइट है ना, प्रोटेस्ट कहते हैं कि राइट होता है, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी मेरा राइट है, हिंदुस्तानी आपका राइट है, ये जिधर के नेशनल है इनका ये राइट है। लेकिन गिरबान पकड़ना इनका राइट नहीं है कि आपका गिरबान पकड़े, मेरा गिरबान पकड़े, ये इनका राइट नहीं है सर। नहीं, पर किसी का गिरबान पकड़ना इनका राइट नहीं है। Exactly. कि मेरे गिरबान को याद डाले, आपके गिरबान को याद डाले। एग्जैक्टली, पीसफुल होना चाहिए। लेकिन ये बताइए क्या डिमांड कर रहे हैं ये कनाडा? मैं कहता हूं अगर करते भी है तो ये धमकियां, ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। तो अभी इंडियन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी इस दफा मोदी साहब और जो डॉक्टर जयशंकर साहब काफी गुस्से में है, और मतलब बनता भी है कि कोई भी और भी होता तो शायद उनका यही स्टांस होता। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा फेमस है इस हवाले से, क्या अभी जिस तरीके से गालिबन डिमार्च किया गया था इनके यूके और कनाडा के लोगों को एम्बेसी के न्यू दिल्ली में फॉरेन ऑफिस की तरफ से, तो क्या उन्होंने अभी कहा है कि क्या हम करेंगे? वो तो ये कहते हैं जी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके मिशंस को, ये करते हैं वो करते हैं, इसके अलावा भी कोई बात हुई है? टेक्निकली आप आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर पढ़ लें अलॉन्ग विद द जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625। यूएन चार्टर कहता है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में कि कोई भी स्टेट अगर इंटरनेशनल रिलेशन में, डोमेस्टिक रिलेशन में नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन में यूज ऑफ फोर्स कर रहा है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के अगेंस्ट या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट, तो वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करता है। अब 2625 में ये कहा गया है कि यदि आप कोई स्टेट हैं और आपके किसी टेरिटरी में आप कोई ऐसे सिरफिरे लोग हैं जो किसी दूसरे कंट्री में जा करके और वायलेंस करते हैं, यूज ऑफ फोर्स करते हैं, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बिकॉज आपका अपनी कंट्री के एक एक इंच पे रिट होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो कर रहे हैं इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं ना, कह रहे हैं पंजाब तोड़ करके और खालिस्तान बनाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप तो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रहे हो सबसे पहले, बिकॉज दिस इज अ थ्रेट। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में यूज है यूज ऑफ फोर्स एंड थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स, दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स कि हम खालिस्तान तोड़ करके बनाएंगे। ठीक है, नंबर 1 आप इंटरनेशनल लॉ का ऑब्लिगेशन करो। वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिल, वियना कन्वेंशन, बिल्कुल आप उनके प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार हो, आपने तो उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी। मैं कल तो पाकिस्तान में आप जाकर के मेरा एक वीडियो दिखा दीजिए कि ये तो पाकिस्तान के बारे में ऐसा कहता है और पाकिस्तानी मेरे दुश्मन बन जाए तो मेरी तो जिंदगी खतरे में हो गई। बिल्कुल ठीक, बेशक। तो आप तो दो इंटरनेशनल लॉ का, अगर मैं होता तो मैं तो इनको खींच लेता आईसीजे में कि भाई डिसाइड करो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ये जो नाटक कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे जो कैनेडियन वो सॉफ्ट कॉर्नर है जो उनका क्यूबेक का रीजन है, अपने यहाँ लोगों को उनको बुलाएं या उनके लोगों को पैसा दे कि भाई इनके यहाँ जाकर के तुम इनको तोड़ने की कोशिश करो। बिल्कुल है। तो सारी दुनिया के लिए दूसरे स्टैंडर्ड है। फिर तो हर जो भी आदमी किसी देश को तोड़ने के लिए मूवमेंट चला रहा है, फिर पाकिस्तान जो कश्मीर के लिए कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही होगा। दूसरों को दो तरीके से नहीं जोड़ सकते, या तो फिर सबको एक तरीके से आप नापिए। ये कनाडा जो है, कनाडा की जो ये अभी की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है जस्टिन ट्रूडो की, इट हैज गॉन एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड दे आर इन द जिसे कह लीजिए कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कस्टम्स, हर चीज का वो किसी चीज को मानना ही नहीं चाहता। इवन अभी एक ये जस्टिन ट्रूडो को, इवन वो चाइनीज G20 के मीटिंग में चाइनीज जो प्रीमियर थे उन्होंने हड़का दिया था कि यार तुमसे कोई बात करो तुम प्रेस में रिलीज कर देते हो। आपने देखा वो याद है मुझे, बिल्कुल सही। और उनका मुंह इतना से बन गया था। यू आर राइट, बिल्कुल याद है मुझे। सो दिस मैन इज इनकेपेबल ऑफ लीडिंग ना। तुम अभी अच्छा देखिए, कोविड में जब एंटी वैक्सीनेशन जो कैंपेन हुआ था, जो ट्रक ड्राइवर आकर के बैठ गए थे, इन्होंने एक घंटे के, एक दिन के अंदर नेशनल इमरजेंसी इन्वोक करी और नेशनल इमरजेंसी इमरजेंसी के पावर लिए उनके सारों के खाते बंद कर दिए और ये कर दिया, और उसके बाद हमको सिखा रहे हैं डेमोक्रेसी क्या होती है। तो उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दो। उनका तो जेन्युइन था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, हमारे बॉडी में तुम पता नहीं क्या ठोक रहे हो अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। तुम ही डिटरमाइन करोगे कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। ये इनका दोगलापन है, ये हमेशा से। अब देखिए हमारे यहाँ के जितने इलीगल मनी होते हैं वो सारे यूरोप में पार्क होते हैं भाई। क्यों भाई?
अच्छा डॉक्टर साहब, एक पॉइंट आपसे समझना चाहूंगा, एक बात और भी मतलब कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, मेरा जाती ख्याल भी है, और मतलब मैं देख थोड़ा सा रहा हूँ, शायद माइट बी पॉसिबल कि आई एम रॉन्ग, लेकिन एक चीज ये भी सुनने को आ रही कुछ सालों से कि जब से इंडिया ने बहुत फास्ट ट्रैक पकड़ा है प्रोग्रेस का, तो कहते हैं कि ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इस तरह की चीजों को ज्यादा ये लोग कोशिश करते हैं कि हवा दे दे और थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करे इंडिया के ऊपर कि उसका जो मतलब जो स्पेस है उसको स्लो डाउन किया जाए, या मतलब उस जगह पे ना पहुंचने दिया जाए जहां पे वो शायद 3 साल में या 5 साल में या नेक्स्ट ईयर में खड़ा होगा इंडिया। नहीं ठीक है, ऐसे आप ये आर्म ट्विस्टिंग अपने आप कुछ चीजें टूल जी रखते हो, जी। लेकिन वो आर्म ट्विस्टिंग के तक हो ना, रियल आप अगर डैमेज करोगे इंडिया को, इंडिया की ओके। नेशनल इंटेग्रिटी अगर आप हम्म तोड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि मान लीजिए इस मूवमेंट से ये खालिस्तान हम्म। के बच्चे अगर अभी आ जाए जोश में पंजाब में, फिर क्या होगा? अभी अभी ऑलरेडी हमने देखा वो जो एक वो वारिसे पंजाब का जो था, उसको बड़ी मुश्किल से हमने हाँ वो किया, उसको भी एक हाँ। छूट मिल गई यस थी। तो यस। अगर मान लीजिए उसकी आवाज लेकर के इन बच्चों के मन में कुछ इधर उधर की, क्योंकि यंग बच्चे बच्चे जब जवान होते कुछ भी कर देते हैं भाई, बेशक तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। कुछ समझ में ना आए, उनकी तो जवानी हो जाएगी खराब, और प्लस हमारा लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। बिल्कुल खराब हो सकता तो है, बिल्कुल आपको खराब। ये सोचना चाहिए कि आर्म ट्विस्टिंग करो, ये रियल पॉलिटिक है, आप हमको कंट्रोल में रखोगे, मगर आर्म ट्विस्टिंग उसी हद तक कि ऐसा ना हो कि फिर इंडिया चाइना और रशिया का अलायंस बन जाए, वो आपके लिए हम्म। ज्यादा दिक्कत दिक्कत देगा। खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अब वैसे भी मेरे हिसाब से वही नेचुरल अलायंस होगा, अगर चाइना सिर्फ कम्युनिज्म से अपना पल्ला छुड़ाए और बिल्कुल रशिया के मॉडल पे अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट वो ले आए, तो इंडिया चाइना रशिया ये नेचुरल अलायंस है, क्योंकि ये लोग एक माइंडसेट के हैं, यूरोप हमको नहीं समझता। यस यस यस, बिल्कुल दिस विल सही। बी डेडली। वो हमारी चाइना से कोई लड़ाई नहीं है, चाइना की और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को, कि भाई एक ही देयर कैन बी ओनली हाँ वन फॉर्म ऑफ हाँ। गवर्नमेंट, उसको जस्टिफाई करने के लिए और डेमोक्रेसी को विलीफाई करने के लिए वो इंडिया को दिखाते हैं कि देखो डेमोक्रेसी के थ्रू तुम तरक्की नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी के थ्रू तुम इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते, वर्ल्ड पावर नहीं बन सकते, इसके लिए कम्युनिस्ट जो सीसीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसका होना बहुत जरूरी है। ये तो इसको इस थ्योरी की इंडियन डेमोक्रेसी नफी करता है ना, उनकी हम्म, गवर्नमेंटल पोजीशन की या उसकी लेजिटिमेसी को इंडियन डेमोक्रेसी सीरियस चैलेंज देता है, क्योंकि वहां के लोग पूछते हैं यार कि हम पॉलिटिक्स भी हम चाहे तो प्रधानमंत्री बन जाए, हमारी नहीं है कम्युनिज्म की थॉट, हमारी कोई बिल्कुल और पॉलिटिकल फिलोसफी बिल्कुल है, हमें बिल्कुल। आने तो दो। हम नहीं चाहते कि तुम एंटी रिलीजियस हो जाओ, हम चाहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, हम चाहते हैं बुद्धिज्म भी हो, इस्लाम भी हो, कोई क्रिश्चियनिटी भी हो, आने तो दो हमको, पर तुम आने ही नहीं देते पॉलिटिकल सिनेरियो में हमको। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा इसी से रिलेटेड, मोदी साहब का एक बहुत बड़ा एक और इम्पोर्टेंट विजिट आ रहा है यूएस विजिट के बाद, इजिप्ट विजिट के बाद, और वो है जी फ्रांस का। कैमरॉन ने उनको इनवाइट किया है एज ए स्टेट गेस्ट, जो है वो वहाँ पे जाएंगे 14 जुलाई को। क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट यूएस हो, यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, मतलब वैसे तो हर कंट्री की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन ये ऐसी है कि ये टेक्नोलॉजिकली या फिर जब हम बाकी चीज़ों को देखते हैं तो बड़े मजबूत ममालिक में इनका शुमार होता है। आप लोगों ने राफेल खरीदा है फ्रांस से, और आई थिंक सो कि इसके अलावा एयरबस वगैरह और कोई और एयरलाइंस के लिए जो है जहाज खरीदने की भी बात हो रही है, और स्पेस टेक्नोलॉजीज के हवाले से भी मैंने सुना है कि शायद कोई पार्टनरशिप होने जा रही है या चल रही है। तो क्या आपको इस विजिट में क्या चीज़ें और मजीद हो सकती है? देखिए, जब से ब्रेग्जिट हुआ है ना, जी। ईयू की पोजीशन वीकनिंग हो रही है। ओके। तो ईयू वांट्स कि इंडिया का जो जो इंडिया रहे वो ईयू का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बने, वो वाया ब्रिटेन उसके गुड्स और सर्विसेज ना आए, ठीक है ना। ओके तो ओके। वो ये दैट्स व्हाई दे आर वूइंग इंडिया, कि आप जो ब्रिटेन आपको देता है कि आपके बच्चे जाते हैं वहाँ एजुकेशन करने, हमारे यहाँ आइए, बिल्कुल हम वो एजुकेशन देंगे सही। आपको यहाँ पे। जो हमें भी हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स, चूंकि पॉपुलेशन ड्विंडल हो रही है, तो हमें भी आपके जो बच्चे चाहिए, वीजा दे रहे हैं जर्मनी वाले, स्पेशल वीजा दे रहे हैं बिल्कुल फ्रांस वाले, कि आइए बिल्कुल। हमारे बच्चे भेजिए, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, हम आपके बच्चों को लिखाएंगे, हम जगह देंगे। तो इस तरीके का। और दूसरी चीज है कि अगर ये अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन, अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज को लेके यूरोप बहुत ज्यादा कंसर्न है, बिकॉज कंसर्न है, यूरोप में बिल्कुल उसका बिल्कुल। डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो बेशक। यूरोप में ये जो वन सोलर ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वाला जो फिलॉसफी है, जी। COP 21 जो पेरिस में हुआ, उसमें भी बिल्कुल। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। मैक्रॉन और मोदी ने इंडिया में एक सोलर अलायंस की जी। वो हेड, जो दिल्ली में उसका हेड राइट। ऑफिस है। तो क्लाइमेट चेंज के पार्टनरशिप के लिए भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लस प्लस बिजनेस मॉडल, हर चीज के लिए ये फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
दूसरा, आप अभी देखें फ्रांस की पीठ पे अमेरिका ने छुरा घोंप दिया था जब उनका सबमरीन डील ऑस्ट्रेलिया से तोड़वा बिल्कुल, यस, करके और याद है, खुद ले लिया बिल्कुल, था। तो एग्जैक्टली, यूरोप नहीं चाहता कि अमेरिका को जो सब्सटेंशियल ये जो सबमरीन या इस टाइप की जो डील होती है, जो वेपन होते हैं या हाई बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बिल्कुल, गुड्स होते बिल्कुल, हैं, उनको हाई वो अमेरिका में जाए। दे आर ऑल्सो ल्यूरिंग कि हम वो गुड्स आपको हाँ, वो मतलब इनको मिले, कॉन्ट्रैक्ट यस, इनको मिले, बिल्कुल, करेक्ट। बिल्कुल, तो इसका वो यूरोप सीज इंडिया एज अ, भाई इतनी जितना बड़ा यूरोप है उतना ही बड़ा इंडिया है इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल, पॉपुलेशन एंड ऑल दैट। यस, हालांकि बिल्कुल इंडिया ठीक, यूरोप का बड़ा है, बिल्कुल, लेकिन आप अगर इंडिया को देखें तो इट हैज अ लॉट ऑफ बाइंग कैपेसिटी एंड ऑल दैट। तो वो देख रहे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक जरिया है, प्लस यहाँ से हमें अच्छा वर्ल्ड, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी मिल सकता है, बिकॉज की उनकी पॉपुलेशन तो ड्विंडल कर रही है ना। दे वांट अ पीसफुल पॉपुलेशन, स्किल वाला जो बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए वो भी हम डिलीवर कर सकते हैं उनको। तो ये जो फ्रांस है, ईयू का जो मेन प्लेयर है वो फ्रांस और बिल्कुल, जर्मनी है, बाकी सब तो बिल्कुल, डिपेंडेंट है बिल्कुल इन्हीं ठीक, की इकोनॉमी पे, एग्जैक्टली, सबका पेट भर रहे हैं ये। जितने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका पेट ये बेचारे दो कंट्री मिलकर के भरते हैं। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ये ठीक, स्कैंडिनेविया और ये कंट्री तो छोटी छोटी हैं। रही बात बिल्कुल, एयरबस की, एयरबस को अभी आप देखें हमारे यहाँ से दो, एक तो टाटा एयर इंडिया ने और एक बिल्कुल, ये इंडिगो ने, टोटल इन दोनों ने मिला के अराउंड 1000 प्लेन का ऑर्डर दिया है, ठीक है ना। 1000 प्लेन में 500 टाटा ने दिया था, 550 शायद इन्होंने दिया है। टाटा ने क्या किया कि बोइंग जो कि अमेरिकन कंपनी है उसको 250 दिया था, और टाटा ने जो है एयरबस, एयरबस ईयू की कंपनी है, बिल्कुल, एयरबस कोई फ्रांस की अकेले नहीं है, ईयू चलाता ठीक, है। जैसे उसका इंजन रोल्स रॉयस का है तो वहां पे भी बिल्कुल, यस, ब्रिटेन में है तो ब्रिटेन में जॉब का क्रिएशन होगा। इनके यहाँ शायद विंग्स या कुछ और बड़े बड़े वो जी, इक्विपमेंट जी, बनते हैं, वहां पे भी होगा। तो वो भी है। प्लस फ्रांस वांट्स टू रिमेन इंडियाज मिलिट्री हार्डवेयर सप्लायर। तो उनका दसॉ है, दसॉ तो बंद होने के कगार पे था, इंडिया ने रिवाइव करवाया उनको ये 36 वो दे करके, क्या नाम है, ये प्रोजेक्ट दे करके। जी, 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 इट बिल्कुल, वाज अबाउट टू क्लोज डाउन इट्स शॉप ओनली। तो ये भी है। तो इट्स अ बिजनेस डील, इट्स अ ठीक, सिक्योरिटी, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हर तरीके का, बिजनेस, ह्यूमन, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर यू ओके, कैन थिंक ऑफ। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बिल्कुल क्लाइमेट, बड़ी एक इम्पोर्टेंट विजिट ये भी है, और यकीनन अभी क्योंकि इसमें कुछ दिन बाकी है, तकरीबन ऑलमोस्ट एक हफ्ता रहता है इस विजिट में, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब शो में आए थे तो मैंने कहा थोड़ा सा इस हवाले से भी बात की जाए। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।